Goal, nation's leading institute. Hello students, welcome in video solution of AITS Major Test 6. Myself Saurabh Kumar, Chemistry Faculty, Goal Institute. In this video, I am going to discuss organic chemistry part. First of all, I am going to discuss question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम लोगों को पूछा यह जा रहा है कि ए और बी में कौन सा ऐसा रिएजेंट रखा जाए कि ये दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट में आप गौर से देखो तो इसमें क्या किया गया है कि कीटोन का रिडक्शन किया गया है। कीटोन का रिडक्शन जब होता है तो जानते हो कि सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो ए वाला कौन सा ऐसा हम लोग लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट जो ईस्टर का रिडक्शन नहीं करेगा और कीटोन का रिडक्शन करेगा। बस इतना तो सोचना है। तो तुम सोचो, सबसे फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों को दिया है हाइड्रोजनेशन, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, जो ईस्टर का भी कर देता है रिडक्शन। और ईस्टर का रिडक्शन अगर यहां पर कर देता तो ऐसा तो रहता नहीं, ये ईस्टर जैसा यहां पर देखोगे रिएक्शन से पहले है वैसा ही रिएक्शन के बाद है, मतलब ईस्टर का यहां रिडक्शन नहीं हुआ है। इसका मतलब यहां पे H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD नहीं होगा ऑप्शन में ए की जगह पे। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईस्टर और कीटोन दोनों का कर देता है रिडक्शन, यानी कि यहां पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं होना चाहिए, नहीं तो ईस्टर को ऐसे नहीं छोड़ सकता है। उसके बाद देखोगे थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में हम लोगों को दिया हुआ है सोडियम बोरोहाइड्राइड। जानते हो क्या कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और वीक रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ईस्टर का रिडक्शन नहीं करता है, कीटोन का रिडक्शन करता है। इसका मतलब ए की जगह पे यहां पर जो होगा वो होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। उसके बाद बी के जगह पे यहां पे होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण वो ईस्टर का भी करता है रिडक्शन और कीटोन एल्डिहाइड का तो करता ही है। तो यहां पर जानते हो कि जब ईस्टर का रिडक्शन होता है तो ये यहां से टूटता है और जो एसिडिक पार्ट होता है C डबल बॉन्ड O जो होता है ईस्टर का, वो एसिडिक पार्ट होता है और एसिडिक पार्ट कन्वर्ट होता है प्राइमरी अल्कोहल में। तो यहां पर C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होता है CH2OH में। एक H यहां ऐड करते हैं कार्बन से, एक H ऐड करते हैं ऑक्सीजन से, तो ये CH2OH में कन्वर्ट हुआ। और ये जो एल्कोहलिक पार्ट है, ये एल्कोहलिक पार्ट भी एक H को एक्सेप्ट करके OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्ट हो गया CH2OH में और ये भी कन्वर्ट हो गया CH2OH में। तो बी के जगह पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रखोगे तो ईस्टर का भी रिडक्शन हो जाएगा और ए की जगह पे रखोगे सोडियम बोरोहाइड्राइड तो कीटोन का रिडक्शन होकर के सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, लेकिन ईस्टर का रिडक्शन नहीं हुआ, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। अब तुम कहोगे 4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 में तुमको जो दे रहा है वो फिर से ए की जगह पे दे रहा है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ए की जगह पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रखोगे तो वो तो ईस्टर का रिडक्शन कर देगा, तो वो ऑप्शन होगा नहीं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो दिया हुआ है, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप लोगों ने जरूर इसको सॉल्व कर लिया होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। बच्चों जानते हो कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का जो होता है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I+M। जानते हो यहां पे तुम देखोगे तो क्या दिया हुआ है, इसमें जो NH2 का लोन पेयर है कार्बोकैटायन के साथ कंजुगेटेड नहीं है, तो इसका यहां पे लगेगा कौन सा इफेक्ट? -I। यहां पर भी देखोगे तो इसका लोन पेयर कंजुगेटेड नहीं है और अगर NH2 का लोन पेयर कंजुगेटेड नहीं है तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I। लेकिन यहां पे देखोगे तो ये NH2 का लोन पेयर कंजुगेटेड है। कैसे? लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, तो जब कंजुगेटेड है तो इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? +M। तो +M इफेक्ट लग रहा है C वाले में, क्योंकि लोन पेयर NH2 का कंजुगेटेड है। अब इसके बाद देखो, ये तो पता चल गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन C का होगा, क्योंकि C वाले में NH2 का +M लग रहा है कार्बोकैटायन के साथ। अब A और B में क्या होगा उसको देख लेते हैं। तो A वाले में और B वाले में दोनों में -I लग रहा है, लेकिन तब यहां पे हम लोग देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइपर कंजुगेशन चेक करते हैं। तो A वाले में अल्फा H देखोगे कितना है, A वाले में अल्फा H हो गया 3 ऊपर 3 नीचे, 3 3 6 और 2 हो गया, यहां पर 8 हो गया। इसके केस में अल्फा H देखोगे बी वाले में, तो यहां पर इस कार्बोकैटायन रिस्पेक्ट में ये टर्सरी कार्बन है, वहां पे मात्र एक हाइड्रोजन एटम है, यहां पर एक हाइड्रोजन एटम, यानी कि इसके केस में सिर्फ 1 अल्फा H है। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो C हो गया और C के बाद यहां पर जो अब होने वाला है वो होगा A, क्योंकि आप जानते हो हाइपर कंजुगेशन डोमिनेंट होता है इंडक्टिव फैक्ट के ऊपर, यानी हाइपर कंजुगेशन को पहले प्रायोरिटी देंगे और जिसमें अल्फा H का नंबर ज्यादा है वही कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा। तो C के बाद यहां पर हो जाएगा A और सबसे कम स्टेबल होगा इसके केस में कौन? B। तो देख लो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? CAB। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। बात खत्म। कितना आसान है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो दिया हुआ है
वो 9th नंबर में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ पी क्यू आर एक्स एंड वाई इन गिवन फॉलोइंग कंपाउंड एज। बच्चों सबसे पहली बात तो देखो, जहां रेजोनेंस होता है वहां पे होता है पार्शियल डबल बॉन्ड, और जहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है और अगर वो कंप्लीट सिंगल है तो कंप्लीट सिंगल होगा, और यहां भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो कंप्लीट डबल होगा। ये तो क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा वाई का, क्योंकि वाई में कंप्लीट सिंगल होगा, यहां रेजोनेंस हो नहीं रहा है, और जहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है और पहले से सिंगल बॉन्ड है मतलब यहां पे कंप्लीट सिंगल बॉन्ड होगा। और आर होगा सबसे शॉर्टेस्ट, क्योंकि यहां भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है और यहां पर कंप्लीट डबल बॉन्ड है, तो जो कंप्लीट डबल बॉन्ड है वो कंप्लीट डबल बॉन्ड रहेगा, और जो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है वो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड होगा अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो कंप्लीट सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होता है पार्शियल डबल से। जहां रेजोनेंस हो रहा है तो वहां पे पता है पी क्यू एक्स ये सब जो होगा वो पार्शियल डबल होगा, और आर होगा कंप्लीट डबल, वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, और वाई होगा सबसे लॉन्गेस्ट। ये तो पता चल गया क्योंकि वहां पे रेजोनेंस नहीं है, कंप्लीट सिंगल है। अब तुम देखो यहां पे रेजोनेंस हो रहा है तो कैसे देखेंगे, पहले देखते हैं पी और क्यू वाले को। तो पी और क्यू वाले में क्या दे रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे ओ एच। एक अच्छा क्वेश्चन आपको समझने को मिलेगा यहां पर, जब ये रेजोनेंस करता है तो रेजोनेंस करने के बाद ये बनाता है नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो बच्चों यहां पे हो जाएगा O माइनस, यहां पे हो जाएगा OH प्लस, यही दोनों जो बना इसको हम लोग कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैसा कहते हैं, नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और तुम देखोगे इसका स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी अगर तुम देखोगे तो क्या होगा, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंड से, क्योंकि फर्स्ट वाला न्यूट्रल है और सेकेंड वाला चार्ज्ड है, दोनों में एक एक पाई बॉन्ड जब दिया हुआ है तो जानते हैं कि न्यूट्रल वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज वाले से। अब तुम जानते हो, अब तुमको अगर पूछा कोई कि पी और क्यू में ज्यादा लॉन्गर कौन है, ये जो दिया हुआ है पी और ये जो दिया हुआ है क्यू, तो जब कोई ऐसा कंपाउंड दिया हुआ रहे जिसके रेजोनेंस करने के बाद अगर बनता हो नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तुमको देखना पड़ेगा स्टेबल कौन है। और जो स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वहां पर जहां सिंगल है वो लॉन्गर होगा और जो डबल है वो शॉर्टर होगा। क्यों, कॉन्सेप्ट ये है कि मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स मोर इन रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो ज्यादा स्टेबल होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका प्रॉपर्टीज, उसका कैरेक्टर ज्यादा होता है किसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में फर्स्ट और सेकंड में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, जो ज्यादा स्टेबल है यानी कि फर्स्ट वाले का, यानी कि फर्स्ट वाला जो ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसमें जहां सिंगल बॉन्ड है वो लॉन्गर होगा, जहां डबल बॉन्ड है वहां शॉर्टर होगा। यानी कि एक्चुअल में पी और क्यू में अगर तुमको बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो पी में जहां सिंगल बॉन्ड है वो एक्चुअल में लॉन्गर होगा क्यू से। एक्चुअल में तो तुम तो कहोगे कि सर यहां रेजोनेंस हो रहा है तो पूरा में पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। अब पार्शियल डबल बॉन्ड जब होगा तो सबका तो बॉन्ड लेंथ सेम होना चाहिए, पी और क्यू दोनों का बॉन्ड लेंथ तो सेम होना चाहिए। नहीं बच्चों, जब रेजोनेंस करने के बाद नॉन इक्विवेलेंट बनता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो पूरी तरह से पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं होता है। जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर में, वहां पे स्लाइटली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होता है, और जहां पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर में, वहां पे स्लाइटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होता है। इसलिए मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर यही है जो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल वाले में जहां पे सिंगल बॉन्ड है वो थोड़ा सा स्लाइटली लॉन्गर होता है, ठीक है, जहां डबल बॉन्ड है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन इससे तो शॉर्टर होगा ना, यहां तो आपको दिख रहा है कंप्लीट सिंगल है, यहां पे पार्शियल डबल है, लेकिन ये पार्शियल डबल जो है वो यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा होता है और यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होता है। इसलिए यहां पर हम लोग कहेंगे कि Y के बाद होगा P का, सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगा Y, उसके बाद होगा P। अब X और Q को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। तो बच्चों अगर X वाले को तुम देखो तो X वाले में क्या होता है कि यहां पर C डबल बॉन्ड O है और यहां पे O माइनस है। जब इसमें रेजोनेंस होता है ना, तो रेजोनेंस जब इसमें होता है तो ये बनाता है इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैसा बनाता है ये बनाता है इसके केस में इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और याद रखना, जहां कहीं भी इक्विवेलेंट बनता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो जितना बॉन्ड लेंथ इसका है उतना ही इसका होता है। मान लो ये है यहां पर x, ये है x डेक्स, तो दोनों का बॉन्ड लेंथ यहां पे सेम हो जाता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर जहां बनता है, मान लो इसको यहां पर हमने मान लिया L1, इसको मान लिया L2,
तो L1 इक्वल टू L2 होता है, इसका बॉन्ड लेंथ बिल्कुल इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर पूरा का पूरा पार्शियल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, जबकि यहां पे पूरा पार्शियल डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं होता है। जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पे थोड़ा सा स्लाइटली सिंगल बॉन्ड वेक्टर ज्यादा होता है कंपेयर टू X। इसलिए इसके केस में कहोगे सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ जो होगा Y का होगा, क्योंकि वहां तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद होगा बच्चों P का, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड जरूर है वहां पर रेजोनेंस होने के कारण, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड वेक्टर ज्यादा होता है। और यहां पर उसके बाद होगा X का, क्योंकि वहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। और यहां पर उसके बाद होगा Q का, क्योंकि इसके केस में थोड़ा सा डबल बॉन्ड वेक्टर ज्यादा होगा। पार्शियल डबल बॉन्ड जरूर है, लेकिन इसके केस में चूंकि मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर में, तो जहां डबल बॉन्ड दिया हुआ है मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर में, वहीं पे थोड़ा सा स्लाइटली डबल बॉन्ड वेक्टर ज्यादा होने के कारण यहां पर थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ इसका कम हो जाएगा X के रिस्पेक्ट में। तो X के बाद होगा Q, और R में तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। तो R में जब रेजोनेंस हो नहीं रहा है तो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि कंप्लीट डबल बॉन्ड है। तो ऐसा कोई मैच कर रहा है क्या? देखो तो YP एक ही ऑप्शन में तो आ रहा है, सेकेंड वाला। तो Y के बाद हो जाएगा P, उसके बाद हो जाएगा तुमको X, उसके बाद हो जाएगा Q, और सबसे शॉर्टेस्ट हो जाएगा R। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। ये 9 का हो गया, सेकेंड ऑप्शन। 12th में कह रहा है कि अमॉन्ग गिवन फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड्स अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड का ज्यादा होता है कीटोन से। क्या बोला मैंने? नोट करो, एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होता है कीटोन से, क्योंकि तुम जानते हो कि एस्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन में ज्यादा होता है। कीटोन में दोनों साइड कार्बन ही है, तो ज्यादा एस्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो सबसे कम यहां पर होगा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट, वो होगा C का, वो कीटोन है। अब यहां पर एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। तो तुम जानते हो कि होता यह है कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक तो हम लोग कहते हैं एस्टेरिक हिंड्रेंस, एस्टेरिक हिंड्रेंस का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I -M, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I +M। तो पहली बात इसको ध्यान रखना, कीटोन में एस्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होता है। तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे, एल्डिहाइड भी हो कीटोन भी हो, तो कीटोन का सबसे कम होगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे वहां भी इस बात को मेंशन किया है। उसके बाद एल्डिहाइड, जब सबके सब एल्डिहाइड है, तो सबके सब एल्डिहाइड हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I -M। तो यहां पर NO2 का पारा पे कौन सा इफेक्ट? -M। यहां पे इसका कौन सा इफेक्ट? +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन। इसका मतलब यहां पे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर तुम लोगों को पूछा तो सबसे ज्यादा होगा B का होगा। उसके बाद यहां पर हो जाएगा तुम लोगों को A का, A के बाद हो जाएगा यहां पर D का, और सबसे कम होगा C का, क्योंकि यहां पर कीटोन है बच्चों। तो कीटोन के केस में एस्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है और उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी कम होता है। ठीक है, तो यहां पर कोई मैच कर रहा है क्या? BA देखो कहां पर है, एक ही ऑप्शन तो मैच ही कर रहा है, यहां पर हो जाएगा इसके केस में सेकंड ऑप्शन। करेक्ट, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं जरूर आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये हो गया क्वेश्चन में 12 के बाद हो गया 15 में ये जो हम लोगों को दिया हुआ है OMe करके एक्सेस HI के साथ रिएक्शन। बच्चों इससे पहले तुम लोगों ने और भी एक टेस्ट में क्वेश्चन ऐसा बनाए हो, एनिसोल का एग्जांपल लेकर के, एक HI के साथ रिएक्शन। यहां एक्सेस HI दिया है, कोई बात नहीं, एक्सेस HI दिया है तो ये तो H + I- में तोड़ देंगे। और जानते हो कि सबका लोन पेयर क्या है? कंजुगेटेड है। तो जब भी कभी आपको बताया था कि लोन पेयर कंजुगेटेड होता है ना, तो वो O कभी भी बॉन्ड नहीं टूटेगा रिंग की तरफ से। तो यहां पर क्या होगा? O के साथ Me, थोड़ा ऐसे ओपन कर दो, यहां भी O के साथ Me ऐसे ओपन कर दो, O के साथ Me ओपन कर दो। तो जब ऑक्सीजन का लोन पेयर कंजुगेटेड है डबल बॉन्ड के साथ, वहां रेजोनेंस करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो क्या ये बॉन्ड टूटेगा इधर से? नहीं, रिंग की तरफ से नहीं टूटेगा। ये बॉन्ड जब भी टूटेगा तो मिथाइल की तरफ से टूटेगा। मिथाइल की तरफ से जब टूटेगा इसमें, तो H+ कहां जाएगा? O के ऊपर। तो H+ जाएगा O के ऊपर। तो इस प्रकार से रिंग के साथ रह जाएगा ऑक्सीजन। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, और चाहे ओपन चेन हो चाहे रिंग हो, अगर ईथर इस प्रकार से दिया हुआ है कि ऑक्सीजन इसका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, कंजुगेटेड है, तो वो ऑक्सीजन उसी के साथ रह जाएगा। वहां इसमें सिर्फ H+ का एडिशन हो जाएगा और इस तरीके से फॉर्मेशन कर देगा कंपाउंड। ठीक है, और इसके बाद 3 मॉलिक्यूल
CH3 के ऊपर आयोडीन चला जाएगा, ये बाहर हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? इसका आंसर हो जाएगा तुमको सेकंड। समझ में आ गया क्या? बिल्कुल करेक्ट है, आपने सही से बनाया ही होगा इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे कह रहा है 18 नंबर। 18 में कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड है क्या? ये कंपाउंड एक्चुअल में ईस्टर है। क्या है बच्चों? ये है ईस्टर। ये इसको ऐसे ओपन करके मैं थोड़ा लिख देता हूं। ये है एक्चुअल में ईस्टर। सबको ओपन कर रहा हूं पहले मैं। C डबल बॉन्ड O O CH3, C डबल बॉन्ड O एंड O CH3, यहां पर भी C डबल बॉन्ड O O CH3। उसके बाद सुनो, जहां कहीं भी तुमको एसिड हैलाइड, कौन कौन बोल रहा हूं सुनोगे ध्यान से, जहां कहीं भी तुमको एसिड हैलाइड दे, एसिड एनहाइड्राइड दे, एमाइड दे, ईस्टर दे, कौन कौन बोला? एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एमाइड चाहे ईस्टर, वहां पर जब रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, मैकेनिज्म का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन, चाहे नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन थ्रू द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो यहां पर इसके केस में तुम लोग ध्यान रखना कि यहां पर इसके केस में तुम लोगों को ध्यान रखना कि मैकेनिज्म का जो नाम होता है उसी पे क्वेश्चन बनेगा। इसका मैकेनिज्म का नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन। और अभी तुरंत तुमने देखा है ऊपर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस, तो सब तो ये ईस्टर है, वहां तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत है कि यहां पर पारा पे NO2 है, यहां पारा पे मिथाइल है, यहां कुछ नहीं है, यहां पारा पे क्लोरीन है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I-M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I+M। पढ़े हो ना? रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I-M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I+M। उसी आधार पे क्वेश्चन ये सॉल्व होने वाला है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन होता है, तो पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कहां पे होगा ये सोचना है। तो बच्चों एक्चुअल में जब भी कोई ईस्टर दिया होता है तो यहां पर एक्चुअल में होता है यहां पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन और लिविंग ग्रुप का इलिमिनेशन। तो यहां पर हम लोगों को देखना है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहले इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I-M। तो तुमको यहां पर डायरेक्ट कहना है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड जब भी पूछे तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर जो होगा इसके केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I-M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I+M। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैकेनिज्म का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन होता है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन थ्रू द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। उतना लंबा कौन लिखेगा, इतना ही लिखो इसको। तो बच्चों यहां NO2 का पारा पे कौन सा इफेक्ट? -M। यहां पे मिथाइल का कौन सा इफेक्ट? +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन। यहां पारा पे कुछ नहीं। क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट? -I। तो हो तो गया। सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन यहां पर करेगा A के बाद यहां पर कौन करेगा? D। तो देखो ना मैच कर रहा है कोई। A के बाद D, उसके बाद हो जाएगा तुमको C और सबसे कम रिएक्टिव होगा B। तो 18 का आंसर यहां पर तुमको हो जाएगा 1। हो गया 18 का 1 हो गया ना। -M के कारण यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन जो होगा फास्ट हो जाएगा। तो याद रखना एसिड हैलाइड, एमाइड, ईस्टर और एसिड एनहाइड्राइड का मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन। यानी कि यहां पर हम लोग कहेंगे अल्कलाइन चाहे पूछे हाइड्रोलिसिस चाहे पूछे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, कोई भी पूछे हाइड्रोलिसिस ईस्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I-M। अगला क्वेश्चन जब भी कभी आएगा तो कभी आप गलती मत करना। ऐसे तो आप गलती नहीं किए होंगे, इसको उम्मीद है पूरा बनाए होंगे सही। ओके, फर्स्ट हो जाएगा 18 का आंसर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 21। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू इज। बच्चों pKa का वैल्यू जब भी पूछे तो तुम जानते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa का। बस यही तो देखना है, यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा कर देना है और नहीं तो क्या। यहां पर यह बात भी जानते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I-M, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I+M। बात खत्म, हो तो गया। अब यहां पर ये जो पारा पे नाइट्रो है ये लगाता है -I-M, ये लगाता है। मेटा पे नाइट्रो सिर्फ -I लगाता है और OCH3 जो होता है पारा पे वो लगाता है +M और -I, यानी कि +M डोमिनेंट होता है। तो यहां पर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बातें करें
तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बी होगा सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि यहां पे पारा पे NO2 है, -M ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। उसके बाद कौन होगा? C, -I है। उसके बाद कौन होगा प्यारे बच्चों? A। और सबसे कम एसिडिक कौन होगा? D। यानी कि pK का वैल्यू इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो सबसे ज्यादा होगा किसका? D। और D के बाद किसका हो जाएगा? A। और पूछ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो D के बाद A, उसके बाद C, और सबसे कम हो जाएगा किसका? B। मैच करा लो ना, देख लो यहां पर कौन सा ऑप्शन तुमको मैच कर रहा है। 21 का आंसर यहां पे DACB हो गया। 21 का 1। आसान है क्वेश्चन ये सब, ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स आर एंटी एरोमेटिक। प्यारे बच्चों यहां पर सबसे पहले इसके बारे में तो जानते हो, यह है फ्यूरान। ये जो कंपाउंड होता है ये तो एरोमेटिक है, क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर यहां पे डीलोकलाइज्ड होता है, एक लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है। तो एक लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में, एक लोन पेयर 2p में होता है, एरोमेटिक है। यहां पर sp3 कार्बन है। अगर एक भी कार्बन sp3 हो गया, जानते हो कि रिंग का एक भी कार्बन अगर sp3 हो गया तो उस कंपाउंड को यहां पर हम लोग क्या कहते हैं? एक भी कार्बन अगर sp3 हो गया, इसको हम लोग कहते हैं नॉन एरोमेटिक। और इसके बारे में जानते हो, ये 8 एन्युलिन है। ये 8 एनुलिन है, ये टब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और टब लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इस कंपाउंड को हम लोग कैसा कहते हैं? नॉन एरोमेटिक। आपने पढ़ा होगा, जरूर देखिएगा अपने क्लास नोट्स में पढ़ाया गया होगा। ये जो 8 एनुलिन है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन यानी 8 एनुलिन, टब लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण ये होता है नॉन एरोमेटिक। यहां पे 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ये कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक होता है। और यहां पर देखोगे तो 2 2 4 मात्र 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये कंपाउंड जो होता है इसको हम लोग कहते हैं एंटी एरोमेटिक। और यहां भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी कंपाउंड जो होता है इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एंटी एरोमेटिक। ओके, बिल्कुल आपने इसको बना लिया। तो E और F देखो तो कोई ऑप्शन में दिया है क्या? 24 का आंसर यहां पर 4 हो जाएगा। E एंड F यहां पर एंटी एरोमेटिक है। पूछ तो वही रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर एंटी एरोमेटिक। बात खत्म, कितना आसान है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। ये तुमको दिया हुआ है एक तरफ क्लोरीन। अच्छा, ये एक तरफ क्लोरीन जो है ना वो कंजुगेटेड है रिंग के साथ, जानते हो ये कंजुगेटेड है। ये डबल सिंगल डबल ऐसा होता है। और यहां पे ये Cl, तो यहां पे Cl ये बाहर हो जाएगा, जानते हो क्या है? अरे अगर C डबल बॉन्ड O+ ऐसा बनता है ना तो वो इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है तो ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो सकता है, ये कार्बोकैटायन बनता है। जबकि रिंग के ऊपर अगर बनता है कार्बोकैटायन तो वो रेजोनेंस में नहीं जाता है, इसलिए वो बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो ये बॉन्ड नहीं टूटता है। अगर किसी रिंग के साथ या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओपन है, चाहे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ओपन है, उसके साथ अगर क्लोरीन ब्रोमीन ये सब डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो यहां पे ब्रेक नहीं होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। लेकिन CO+ ये स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो ये बनता है। तो बच्चों ये क्लोरीन निकलेगा, यहां बनेगा कार्बोकैटायन, ये यहां से नहीं टूटेगा और यही AlCl3 पिक करेगा। तो AlCl3 पहले क्लोरीन को निकालेगा, लेकिन जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा, चाहे ओपन चेन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा, उसके साथ ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, रिएक्शन नहीं होगा। और CO के साथ अगर अटैच्ड होता है क्लोरीन तो वहां पे तुमने पढ़ा होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो यहां पे टूटेगा। तो जब हम लोगों को ये टूटेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कर लेंगे। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन ऐसा कर लेंगे, ये यहां पे रिंग रह गया, क्लोरीन नहीं टूटेगा, ऐसे रह जाएगा। और यहां CO+ ये इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेगा। बेंजीन के ऊपर इसको अटैक करा दो, तो बेंजीन के ऊपर जैसे तुम इसको अटैक कराओगे किसी भी कार्बन के ऊपर, तो बेंजीन के ऊपर तुम इसको अटैक करवाओगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखेगा, जिसमें कि मान लो ये है बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन के ऊपर ऐड होगा ये इलेक्ट्रोफाइल वाला कार्बन, तो इलेक्ट्रोफाइल वाला कार्बन C डबल बॉन्ड O हो गया, उसके साथ जो रिंग है, रिंग के साथ जो क्लोरीन है वो अपनी जगह पे सही सलामत रह जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन यहां पर तुम देखो कोई है क्या? फर्स्ट वाला तो क्लोरीन को हटा के किया है, जो कि टूटेगा नहीं बॉन्ड। सेकेंड होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। बच्चों इसको समझो, ये टूटेगा क्लोरीन, ये नहीं टूटेगा क्योंकि वहां पर रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच्ड है, वो बॉन्ड टूटेगा नहीं। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट कह रहा है 30 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स 3-methyl 2-butanol अपॉन रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बनाना क्या है मेरे को? पहले बनाना है यहां पर 3-methyl 2-butanol। तो 3-methyl 2-butanol कहने का मतलब हुआ 2-butanol ऐसा हो गया, 3 पे मिथाइल रखो,
तो 3 पे मिथाइल कुछ इस तरीके से तुम दिखा सकते हो, CH के साथ CH3 एंड CH3, यही हो गया ना, 1 2 3 4, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल अपॉन रिडक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। बच्चों इसका तुम अगर रिडक्शन करोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये तो बनेगा नहीं, 1 2 3 और यहां पर CH के साथ OH और ये CH3, ये तो गया काम से, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O को तुम CHOH में कन्वर्ट करोगे तो ये सीधा सीधी फॉर्मेशन जो करेगा 1 2 3 4 5 2 पेंटानॉल। इसको देखो, इसके ऊपर अगर तुम रखते हो बच्चों लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O को खाली CHOH में कन्वर्ट करेगा, तो यहां पर CH3 है, CH के साथ CH3 है, और C डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट करेगा CHOH में और CH3 है, तो ये तो बन गया, अरे बन गया 1 2 3 4, यानी कि 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल या 2 ब्यूटेनॉल बन गया। इसके केस में तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो ये तो 1 ऑल बना देगा ना, यहां पे एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा तो एक H कार्बन से ऐड होगा, एक H ऑक्सीजन से ऐड होगा, तो ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH2 और यहां पे CH के साथ CH3 रह जाएगा और फिर एक CH2 के साथ CH3 रह जाएगा, ये बनाएगा एल्डिहाइड वाला 1 2 3 4, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल बना देगा। और ये तो बच्चों ईस्टर है, ईस्टर का जब रिडक्शन होता है तो ये तो कुछ और ही बनाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करते हो तो CH3 CH2 CH के साथ CH3 और जो C डबल बॉन्ड O है वो C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट होता है CH2OH में, देखो ना ये C डबल बॉन्ड O CH2OH में कन्वर्ट होता है और साथ में ये जो CH3O है वो CH3O कन्वर्ट हो जाता है CH3OH में। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग तुम देखोगे तो मात्र आंसर जो तुमको आ रहा है 30 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। यही वाला जब रिडक्शन हमने किया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा तो ये कन्वर्ट हुआ है 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल में। बच्चों इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दे तो तुमको कुछ नहीं करना है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, एक H को ऐड करना है कार्बन से और एक H को ऐड करना है ऑक्सीजन से। पहले लिख लेना स्ट्रक्चर किसको बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बना करके और फिर यहां पर तुम लोग बनाओगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 30 का आंसर यहां पे 2 देख सकते हो कितने आसानी से आ गया है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम लोगों को अब कुछ ऐसा दिया है जिसमें कि कह रहा है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ HBr इज। बच्चों ये बेंजाइल अल्कोहल है और बेंजाइल अल्कोहल का जो HBr के साथ चाहे HCl के साथ चाहे HI के साथ रिएक्शन होता है वो होता है SN1 पाथवे से। किस पाथवे से? SN1। तो बच्चों याद रखना सबसे पहली बात ये बेंजाइल अल्कोहल है तो बेंजाइल अल्कोहल का चाहे टर्सरी अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं यहाँ पे HBr HCl HI के साथ। तो HBr HCl HI के साथ इसका रिएक्शन कौन सा होगा? SN1। और SN1 रिएक्शन में कौन सा बनता है इंटरमीडिएट? कार्बोकैटायन। तो यहां पे सब में बना दो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ये OH माइनस को बाहर करो। तो ये OH को बाहर करने के बाद जब भी तुमको बेंजाइल दिया हुआ रहे अल्कोहल तो यहां पर बना दो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब तुमको देखना है जब भी तुमको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल विथ HX डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग इसके केस में कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। हां अगर सबके सब प्राइमरी होता तो प्राइमरी में SN2 होता है, ये बात भी याद रखिएगा। ये तब हम लोग कहेंगे जब सबके सब बेंजाइल है या टर्सरी है सेकेंडरी है प्राइमरी है, तब हम लोग कहते हैं एल्कोहल का जो रिएक्टिविटी होता है HX साथ वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, वहां पे देखते हैं हम लोग कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी। लेकिन अगर सबके सब प्राइमरी है तो प्राइमरी में प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ होता है SN2 पाथवे से और वहां पे हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल विथ HX इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि प्राइमरी में होता है SN2 पाथवे तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं। बच्चों यहां पर बेंजाइल है तो देखोगे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी। NO2 का हम लोग यहां पर कौन सा इफेक्ट लेंगे? -M। और OCH3 का यहां पे कौन सा इफेक्ट लेंगे? तो OCH3 का यहां पर हम लोग लेते हैं +M इफेक्ट। ब्रोमीन का यहां पे कौन सा इफेक्ट लेते हैं? -I। तो यहां पर तुम देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसका होगा? C का। तो C का होगा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन। उसके बाद हो जाएगा A का, तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? CA। उसके बाद तुमको C के बाद हो गया A, उसके बाद हो जाएगा D, C के बाद A, उसके बाद D और सबसे कम रिएक्टिव यहां पर होगा B। यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का
ऑप्शन हो जाएगा 1। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट का सिर्फ हम लोग को देखना यहां पर स्टेबिलिटी, बात खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से हम लोग आते हैं 36। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। बच्चों फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं देता है, तो ध्यान देना। एक तो यहां पर हम लोग जानते हैं जितना भी डीएक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर अगर बेंजीन के साथ अटैच्ड होता है तो वहां पे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो डीएक्टिवेटर कौन सा है, NO2। NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस है। तो जितने भी डीएक्टिवेटर होते हैं, चाहे NO2 हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, साइनाइड हो, सल्फोनिक एसिड, डीएक्टिवेटर ग्रुप जैसे ही लगा होगा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होता है। जैसे कि तुमको यहां पर दिया हुआ है, मान लो कोई ग्रुप ऐसा दिया जिसमें कि कह दिया इसमें हम लोग रिएक्शन करवाना चाहते हैं RCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, या फिर यहां पर दिया RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पे अगर तुमको ग्रुप की जगह पे क्या क्या दिया हुआ रहेगा कि कहोगे नो रिएक्शन, वो मैं लिखने वाला हूं। क्या क्या यहां पे रहेगा, तो नो रिएक्शन यहां पे तुम लोगों को कहना है, ठीक है। नो रिएक्शन कब कहेंगे वो आपको बताने जा रहा हूं। जितने भी डीएक्टिवेटर है, मतलब ग्रुप की जगह पे तुम लोग यहां पे ले सकते हो NO2, तुम ले सकते हो एल्डिहाइड, तुम ले सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, तुम ले सकते हो एसिड हेलाइड, तुम ले सकते हो एमाइड, तुम ले सकते हो यहां पर साइनाइड, तुम ले सकते हो यहां पर सल्फोनिक एसिड, तुम ले सकते हो इसके केस में एमाइड। बच्चों जितने भी इस प्रकार का डीएक्टिवेटर है, NR3+, NH3+, CF3, CCl3, CBr3, जो भी तुम जानते हो स्ट्रॉन्ग -M -I शो करता है, वो सब में फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होता है। और कुछ ऐसा भी है जहां की एक्टिवेटर है और एक्टिवेटर होने के बावजूद भी नहीं होता है। वो कौन सा है, तो वो है, एक तो सबसे पहली बात हम लोगों को ध्यान रखना है प्राइमरी एनिलीन, चाहे तुमको दिया हुआ है सेकेंडरी एनिलीन, चाहे दिया हुआ है तुम लोगों को टर्सरी एनिलीन, ये जितने भी है इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होता है। तो एनिलीन चाहे प्राइमरी हो, चाहे एनिलीन सेकेंडरी हो, चाहे एनिलीन टर्सरी हो, किसी में भी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होता है। अरे फिनॉल में भी होता है तो बहुत पुअर यील्ड होता है, फिनॉल में होता है लेकिन बहुत पुअर यील्ड होता है। तो यहां पर किसमें नहीं होगा, तो ए में नहीं होगा, बी में नहीं होगा। फिनॉल में भी होता है लेकिन बहुत पुअर यील्ड होता है, और एनिसोल में तो खूब अच्छे से होता है। यानी कि इसका आंसर यहां पर हो जाएगा 36 का। तुम लोग यहां पर देख लो ए और बी कहां मैच कर रहा है। तो बच्चों जितने भी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटर होगा, जितने भी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो स्ट्रांग -I -M शो करता है उसमें नहीं होगा, और स्ट्रांगली एक्टिवेटर में जैसे प्राइमरी एनिलीन, सेकेंडरी एनिलीन, टर्सरी एनिलीन, ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री, ये सेकेंडरी एनिलीन हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी नहीं होता है। और नाइट्रो वाले में तो डीएक्टिवेटर लगा हुआ है, तो बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजीन, चाहे बेंजल्डिहाइड, साइनोबेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये सब में फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नहीं होता है, याद रखना। अब उसके बाद देखो ये सब क्वेश्चन तुम लोगों को कॉपी में करवाया हुआ है। अब देखो 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, CHF3 इज लेस एसिडिक देन CHCl3। बिल्कुल सही कह रहा है बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तुम लोग जानते हो, CHCl3 ज्यादा एसिडिक होता है CHF3 से, क्योंकि इसका जो कंजुगेट बेस बनता है, वो कंजुगेट बेस यहां पर जो निगेटिव चार्ज बना, वो वैकेंट डी ऑर्बिटल इसमें जो प्रेजेंट होता है, इसके पास क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होता है, रेजोनेंस करता है। लेकिन अगर यहां पर होता है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, यानी यहां पर इसका लगता है सिर्फ -I, यानी इसका कंजुगेट बेस लेस स्टेबल होता है और इसका कंजुगेट बेस मोर स्टेबल होता है। तो फर्स्ट में कह रहा है एसर्शन CHF3 इज लेस एसिडिक देन CHCl3, बिल्कुल करेक्ट है। क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म होता है। उसके बाद रीजन में कह रहा है CCl3- इज मोर स्टेबल देन CF3- ड्यू टू p-pi d-pi रेजोनेंस, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर कार्बन के पास p-pi है और इसके पास d-pi है, तो ये एकदम सही है। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion हो जाएगा। तो 39 का आंसर यहां पर तुम लोगों को होगा थर्ड। समझ में आया क्या? बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलता हूं, 39 तो हो गया। 42 द पेयर ऑफ कंपाउंड्स व्हिच गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट इज। बच्चों टॉलरेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट कौन देगा या फेलिंग टेस्ट कौन देगा, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन यहां पे रिड्यूसिंग शुगर है। तो देखो यह है ग्लूकोज एंड सुक्रोज।
तो जानते हो कि सुक्रोज टॉलेंट टेस्ट फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो जो नॉन रिड्यूसिंग होगा वो कभी भी फेलिंग टेस्ट टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा। यहां भी सुक्रोज दिया हुआ है, जबकि दोनों के बारे में पूछ रहा है कि द पेयर ऑफ कंपाउंड व्हिच गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलरेंस रिएजेंट, मतलब दोनों देना चाहिए वहां पे टेस्ट, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहां पे सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो टॉलरेंट टेस्ट फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। उसके बाद यहां पर देखो एसीटोफेनॉन, तो एसीटोफेनॉन में क्या है, कीटोन है, तो कीटोन कभी टॉलरेंट टेस्ट देगा क्या, नहीं देगा। तो कीटोन ये हो गया एसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन इसी को कहा जाता है। तो एसीटोफेनॉन कीटोन हो गया, तो एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। तो हेक्सेनल देगा लेकिन एसीटोफेनॉन नहीं देगा। इसमें जैसे ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट देगा, सुक्रोज नहीं देगा, यहां फ्रक्टोज देगा, सुक्रोज नहीं देगा, इसमें एसीटोफेनॉन नहीं देगा, हेक्सेनल देगा। और इसमें देखोगे दोनों देगा, क्योंकि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों होता है रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं वो मोनोसेक्राइड चाहे अल्डोज हो चाहे कीटोज हो, वो एक रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो ये यहां पे टॉलरेंट टेस्ट फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो 42 का आंसर यहां पर हो जाएगा तुम लोगों को 4। क्लियर है? ओके, 42 का कौन सा हो जाएगा, 4। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये भी एक थोड़ा सा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। द एबव कन्वर्जन इज पॉसिबल विथ सुटेबल रिएजेंट। बच्चों क्या करना है, इस कीटोन को बचा करके सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड को करना है हम लोगों को रिडक्शन। तो जानते हो कि इसके द्वारा इसमें हम लोग क्या करना होगा, कीटोन को अगर बचाना है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करके हमको क्या करना है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना है। तो ये बड़ा टफ काम है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होना चाहिए लेकिन कीटोन का नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में तुमको क्या करना है, एल्डिहाइड और कीटोन को पहले एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट करना है एसिटल या केटल में। एल्डिहाइड है तो एसिटल, कीटोन है तो केटल। तो होता क्या है कि एसिटल और केटल अनरिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमको यहां पे करना क्या है, सबसे पहले ये जो कीटोन दिया हुआ है इस कीटोन का रिएक्शन करवा देंगे एल्कोहल के साथ, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे कि कीटोन को बचाते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड का करना है रिडक्शन, तो पहले तुम लोगों को इथाइलिन ग्लाइकोल जो ये दिया हुआ है इस इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाना है इसका प्यारे बच्चों। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाओ तो यहां से निकलेगा क्या, H+, यहां से H को निकाल दो और यहां से निकलेगा O, H2O बाहर कर दो। और H2O को बाहर करने के बाद यहां पर जो बनेगा वो फॉर्मेशन करेगा इसके केस में साइक्लिक केटल। तो साइक्लिक केटल का पहले फॉर्मेशन कर दो। तो यहां पर जो H2O निकला तो प्रत्येक बॉन्ड से O को ऐड कर दिया। अब प्रत्येक बॉन्ड से O को ऐड करने के बाद ये हो गया यहां पर CH2 एंड CH2। ये पहले साइक्लिक केटल में कन्वर्ट करते हैं। अब इस साइक्लिक केटल का हम लोग यहां पर जो फॉर्मेशन हुआ, अब रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट जैसे ही डालोगे ना, तो ये जो साइक्लिक केटल बना है इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करने के बाद कीटोन कन्वर्ट हो गया साइक्लिक केटल में, तो वो होता है अनरिएक्टिव। याद रखना, एसिटल और केटल किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वो अनरिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, बेस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, हाइड्रोलिसिस हो सकता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है और फिर से पैरेंट कार्बोनिल बनता है, लेकिन इसका रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ नहीं होगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा और प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो CH2 और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का कर दिया रिडक्शन, प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। और बाद बाकी यहां पे जो दिया हुआ है O, उसके बाद यहां पे CH2 और हो गया CH2, ये यहां पे रह गया। ऐसा हुआ। अब हमको क्या करना है, फिर से हमको इस C डबल बॉन्ड O को लाना भी है। तो पहले हमने बचाया, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करके बचाया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब फिर से इस इथाइलिन ग्लाइकोल का कर देना है हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों वाटर को ब्रेक करो H+ और OH- में, और इसको भी यहां से ब्रेक कर दो। इसको यहां से तुम ब्रेक करोगे तो क्या होगा उसको भी देखो। ये यहां से इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करोगे तो OH- कार्बन पे ऐड कर दोगे। तो OH- कार्बन पे जब तुम ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर जानते हो एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होता है। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एक OH, यहां एक OH और फिर यहां पर जो बना हुआ है CH2 OH, इसको लिखो। और ये जो बाहर हुआ ना बच्चों, ये O-,
C प्लस के ऊपर हमने वाटर का OH माइनस ऐड कर दिया और O माइनस के ऊपर H प्लस को ऐड करोगे तो H प्लस ऐड करोगे तो H प्लस लेकर के वो जो कन्वर्ट हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। तो यहां पे दिखा देता हूं CH2OH वो फिर से बाहर हो गया और एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH क्या होता है, अनस्टेबल। तो एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल, तो एक OH माइनस बाहर और एक H प्लस बाहर, ये हम लोग बाहर कर देते हैं। और जैसे ऐसा किया तो फिर से बन गया CH3C डबल बॉन्ड O और कितना CH2 आ गया है 2, तो 2 CH2 आ गया, उसके बाद OH। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे कि कीटोन को बचाते हुए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करना है कार्बोनिक एसिड से, कार्बनिक एसिड को, तो वहां पे हम लोगों को कीटोन को अगर बचाना है और कार्बनिक एसिड का रिडक्शन करना है तो पहले इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करके साइक्लिक केटल में कन्वर्ट कर दो। वो साइक्लिक केटल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस नहीं होता है और फिर कर दोगे हाइड्रोलिसिस। तो जो साइक्लिक केटल है वो केटल का जब होता है हाइड्रोलिसिस तो पेरेंट कार्बोनिल फिर से बन जाता है, यानी इसका आंसर यहां पर होगा 45 का आंसर हो जाएगा यहां पर थर्ड। समझ में कुछ आया? तो 45 का आंसर थर्ड कैसे होता है ये इसको देख लेना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 48। अरे रे, फिर से इसको पूछ दिया कि हाँ मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बाबू, ठीक है, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर कोड डायरेक्ट एनसीईआरटी से यहां पर हम लोगों को याद रखना है। ग्लाइसिन का तो G हो जाएगा, ये तो क्लियर हो गया कि A का हो जाएगा 4, ये तो बहुत आसान है, इसको तो कोई भी याद रख सकता है कि ग्लाइसिन का होता है कैपिटल G होता है, ये तो ठीक है। उसके बाद है ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान का यहां पर W होना चाहिए, W हो जाता है, ठीक है, तो ट्रिप्टोफान का हो जाएगा तुमको W, ठीक है। उसके बाद टायरोसिन है, टायरोसिन का यानी कि C का हो जाएगा तुमको सेकेंड, यानी Y होता है, Y हो जाता है। तो इसके केस में हम लोगों को B का जो हुआ वो B का हो गया कौन सा, थर्ड कर लो W। C का हो जाएगा सेकेंड यानी कि Y, और फिनाइल एलानिन जहां तक मुझे याद आ रहा है वो F होता है, यानी कि D का हो जाएगा 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है। क्या मैं सही हूं? देखो तो A का 4, ग्लाइसिन का हो जाएगा G, B का 3 यानी कि ट्रिप्टोफान का हो जाएगा W, C यानी कि टायरोसिन का हो जाएगा Y, और उसके बाद फिनाइल एलानिन D का हो जाएगा 1 यानी कि हो जाएगा F, ठीक है। यानी कि 48 का आंसर यहां पर तुम लोगों को फर्स्ट होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से सब एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। जहां से जो क्वेश्चन लिया गया है जिस कॉन्सेप्ट से, तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप उसको अच्छे से सीरियसली पढ़ते होंगे और क्लास नोट्स का यूज जरूर करिएगा। जहां पे जो आपको टीचर पढ़ाए हैं वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा हर एक क्वेश्चन के बारे में तो फिर आपको वो प्रॉब्लम करेगा। जब वही नीट एग्जाम में आ जाएगा तो उस समय आप भूल जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ही जान बचाता है, तो ध्यान रखेंगे कहाँ SN1 होता है, कहाँ SN2 होता है, कहाँ पे किस मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है, ये थोड़ा सा रहना चाहिए। बाद में कि याद तो रहता है, तो ये तो कभी कभी हिट कर जाता है, वो तो ठीक है, याद करना भी कोई बुरी बात नहीं है, जितना याद करोगे उतना फायदा ही रहेगा। लेकिन ये सब कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन का जो मैकेनिज्म के थ्रू बनता है हम लोगों को वो भी आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग बना लेते हैं और तो कोई क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर तुम लोगों को देखा इसका आंसर यहाँ पर आया था फर्स्ट, ओके। तो आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, इसी प्रकार से पूरा एकदम एक्साइटेड रहिए। अभी से यहाँ पे आप लोगों का जोश कम नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके आप अपना एनर्जी लगा दीजिए, झोंक दीजिए। अब बहुत कम समय बच गया है, यहाँ से ही असली जो है काम करने का समय आ गया है। बहुत एनर्जी यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, तो आप अपने हेल्थ में भी ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और खूब अच्छे तरीके से आप तैयारी में लगे रहें। जितना हो सके एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें और अच्छे से रिवीजन करें। जो याद नहीं होता है उसको लिख लिख को याद रखने की कोशिश करेंगे, ओके। थैंक यू।